देवी और सज्जनों, मैं नेपाल के सभी पार्टिसिपेंट्स का एक बार और स्वागत करती हूँ। हमारा आज का वेबिनार कैंसर ट्रीटमेंट में पॉजिटिव थिंकिंग एंड डाइट की इम्पोर्टेंस और उनके योगदान पर से फोर बेस केयर द्वारा नेपाल के कैंसर पेशेंट के लिए आयोजित किया गया है। मेरा नाम अदिति मुखर्जी है और मैं फोर बेस केयर में पेशेंट केयर डिपार्टमेंट में लीड के रूप पर काम करती हूँ। आज की इस वेबिनार की प्रस्तुति एवं मेजबानी में मैं करूंगी। इस वेबिनार के स्पीकर्स मिस जयत्री मंडल, जो कि सीनियर ऑन्कोसाइकोलॉजिस्ट है, मिस शर्मिला देवी, जो कि सीनियर डाइटिशियन, एंड मिस हर्षा जोशी, जो कि ऑन्को डाइटिशियन है, आज हमारे साथ इस मंच पर मौजूद है। हमें विश्वास है कि इस ऑनलाइन इवेंट से कैंसर पेशेंट एंड उनके फैमिली मेंबर्स को एक बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और एक अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी लाइफस्टाइल या डाइट से रिलेटेड किसी भी प्रकार के डाउट्स को क्लियर करने का। इसी के साथ इस वेबिनार को शुरू करते हुए मैं इनवाइट करना चाहूंगी मिस जयत्री मंडल को, जो कि एक ऑन्कोसाइकोलॉजिस्ट है। उन्होंने एमएससी कंप्लीट किया है हेल्थ साइकोलॉजी में और एमफिल कंप्लीट किया है ऑन्कोसाइकोलॉजी में। उन्होंने हजारों कैंसर पेशेंट्स के साथ काम किया है। वो हमें बताएंगे कि कैंसर ट्रीटमेंट के दौरान अच्छे मानसिक स्वास्थ्य और लाइफ की पॉजिटिविटी को बनाए रखने के लिए क्या करना चाहिए और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। ओवर टू यू जयत्री। थैंक यू अदिति, इतने अच्छे से मुझे सबके साथ इंट्रोडक्शन करवाने के लिए। गुड आफ्टरनून एवरीवन, माय नेम इज जयत्री। आई एम द सीनियर साइको ऑन्कोलॉजिस्ट फ्रॉम फोर बेस केयर। मैं कैंसर पेशेंट्स और उनके घर वालों को कैंसर ट्रीटमेंट के दौरान उनके इमोशनल, बिहेवियरल एंड सोशल जितने भी सारे कंसर्न्स है उससे कैसे बाहर आएंगे, उसमें मैं साइकोलॉजिकल काउंसलिंग, साइकोलॉजिकल थेरेपी देके मदद करती हूँ। आज का जो हम लोगों का वेबिनार है वो स्टार्ट करने से पहले अभी एक छोटा सा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आप सबके सामने हम लोग एक्सप्लेन करेंगे टू एक्सप्लेन अबाउट व्हाट इज साइको ऑन्कोलॉजी और कैंसर ट्रीटमेंट के दौरान साइको ऑन्कोलॉजी या साइको ऑन्कोलॉजिकल काउंसलिंग का इंपॉर्टेंस कितना होता है कैंसर पेशेंट्स और उनके फैमिली मेंबर्स के लिए। नेक्स्ट स्लाइड अदिति। हमारे सोसाइटी में बहुत एक ज्यादा स्टिग्मा रहता है हमेशा, क्या जब तक आप पूरे तरीके से इमोशनली या साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब नहीं हो शायद आपको साइकोलॉजिकल काउंसलिंग या थेरेपी का कुछ जरूरत ही नहीं होता है। पर आज ये वेबिनार में आप जितने सारे लोग यहाँ पे आज प्रेजेंट हो, आप सबको पता है नहीं आप में से कोई भी इमोशनली डिस्टर्ब या बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड नहीं हो। तो यहाँ पे जो सवाल आता है, तो आज कैंसर पेशेंट्स और उनके घर वालों के लिए साइको ऑन्कोलॉजिकल काउंसलिंग के बारे में बात करने का जरूरत ही क्या है। यहाँ पे सवाल का जो उत्तर है वो है कैंसर का ट्रीटमेंट बहुत लंबा समय तक चलता है और हम सबको पता है लंबा समय, ये जो लंबा समय होता है इसके अंदर पेशेंट्स के जो मेंटल हेल्थ होता है और जो फिजिकल हेल्थ होता है वहाँ पे बहुत सारा परिवर्तन होता है, चेंजेस आते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो सबसे कॉमन साइड इफेक्ट्स या सोच पेशेंट्स के मन में आते हैं वो है व्हाई मी कॉग्निशन, इन द सेंस मेरे साथ ही कैंसर क्यों हुआ, क्योंकि ना ही मैंने पहले कभी हॉस्पिटल विजिट किया है, ना ही आई हैड एनी बैड हैबिट और ना ही मैंने किसी के साथ कुछ खराब किया है। सो व्हाई मी, मुझे मेरे साथ ही क्यों कैंसर हुआ। जो दूसरा बात आता है वो होता है स्लीपलेसनेस, इन द सेंस जो स्लीप वेक साइकिल वो पूरे तरीके से बिगड़ जाता है, डैमेज, डिस्टर्ब हो जाता है। पेशेंट्स को रात में बराबर से नींद नहीं आता है, छोटे छोटे कारण के लिए एंगर या इरिटेबिलिटी आ जाता है, कोई भी कामों में मन नहीं लगता है, बाहर जाने के लिए मन नहीं होता है, शरीर के बहुत सारे हिस्से में दर्द होने लगता है और बहुत सारे नेगेटिव सोच भी दिमाग के अंदर आने लगता है। कैंसर के दौरान यहाँ पे सबको पता है कीमोथेरेपी का जो साइड इफेक्ट्स होता है वो सारे साइड इफेक्ट्स, फॉर एग्जांपल एलोपेशिया, जैसे कि आप बाल झड़ जाना, जो हमारे हाथ या पैर का स्किन और जो नाखून नेल कलर वो कभी कभी ब्राउनिश या ब्लैक हो जाता है, वजन कम हो जाता है, स्किन बहुत ड्राई हो जाता है। नया जो चेंजेस आते हैं हमारे बॉडी में उसको एक्सेप्ट करना ऑल ऑफ अ सडन इट्स नॉट वेरी इजी फॉर द पेशेंट्स एंड द केयर गिवर्स।
उसके लिए कभी कभी मन के अंदर बहुत सारे सवाल, डिस्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, फियर, बहुत सारे साइकोलॉजिकल ट्रॉमा पैदा होता है। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दिल खोल के आप किसी साइको ऑन्कोलॉजिस्ट के पास जाइए, उनके साथ बातें कीजिए, बिकॉज सारे इंपॉर्टेंट मेंटल इश्यूज आते हैं अगर हमने उनको सही समय पे टैप नहीं किया। सो दैट्स द रीजन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट कैंसर ट्रीटमेंट के दौरान विदाउट एनी हेजिटेशन आपके दिल पे जो चल रहा है, जो मन पे जो चल रहा है, please connect with your psychologist or your psycho-oncologist for a good psychological counseling therapy session. Next slide, Aditi. Another concerns जो पेशेंट्स के अंदर आते हैं वो होते हैं फियर ऑफ रिलैप्स, इन द सेंस हमेशा मन में एक डर लगे रहता है कि इतना हम लोग ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, इवन आफ्टर दैट इफ माय कैंसर रिलैप्सेस, इफ इट कम्स बैक तो क्या होगा। हमेशा मन के अंदर बहुत ज्यादा नेगेटिव ऑटोमेटिक थॉट्स आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई एम स्पेंडिंग सो मच मनी, आई एम स्पेंडिंग सो मच टाइम, मैं यहाँ पे इतना एनर्जी दे रही हूँ, बट इवन आफ्टर दैट सच्ची में क्या मेरा कैंसर सही होगा या इसका कोई भी फायदा नहीं है जो हम लोग अभी इतना ज्यादा ट्रीटमेंट करवा रहे हैं। सेल्फ रेस्पेक्ट एंड सेल्फ एस्टीम एंड इवन सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत कम हो जाता है। कभी कभी हमको लगने लगता है शायद आई एम नॉट कैपेबल एनफ ऑफ एनीथिंग। फैमिली या सोसाइटी में जो मेरा पहले पोजीशन था वो शायद अभी बहुत कम हो गया है, मैं किसी की चीज के लायक नहीं हूँ। कैंसर रिलेटेड फैटिक आने लगता है जो है एक वीकनेस, और वो वीकनेस के दौरान नॉट ओनली बाहर का काम, मेरा खुद का जो सेल्फ एक्टिविटीज है, जो सेल्फ केयर एक्टिविटीज है वो करने के लिए भी बिल्कुल भी मन नहीं लगता या कोई इंटरेस्ट नहीं आता है। रोल्स एंड एस्पिरेशंस इन करियर और नॉर्मल डे टू डे लाइफ भी बहुत कम हो जाता है पेशेंट्स के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई पेशेंट्स चाहते थे कैंसर ट्रीटमेंट या डायग्नोसिस के पहले नहीं, प्रोबेबली आई एम एक्सपेक्टिंग अ प्रमोशन, और प्रोबेबली I want to start something new business or a new job or probably a new career. After the treatment diagnosis and treatment, patient सोचने लगते हैं शायद मुझसे और नहीं होगा, दिस इज द एंड। बहुत ज्यादा, बहुत सारे तरह का बिहेवियरल, इमोशनल एंड सोशल डेफिसिट मन के अंदर आने लगता है जो शायद कंप्लीटली इरेलेवेंट है, जिसका कोई प्रेजेंट ही नहीं होता है हमारे दिल पे एंड शरीर पे। बहुत ज्यादा डर, चिंता, त्रास आने लगता है। ये सब चीजों के दौरान या कभी कभी ट्रीटमेंट साइड इफेक्ट के डर के मारे हमने देखा है क्या कैंसर पेशेंट्स अपना जो डायग्नोसिस है और जो ट्रीटमेंट है सब कुछ डिनाई कर देते हैं। एज अ रिजल्ट नॉट ओनली मेरा मेंटल हेल्थ बिगड़ जाता है, ऑल्सो कैंसर के ट्रीटमेंट जितना अच्छे से हो सकता था वो कभी नहीं हो पाता है। एज अ रिजल्ट जो क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड प्रोग्नोसिस वो भी कभी कभी बहुत डिटोरिएट करता है। सो द कंक्लूजन इज दैट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग द कैंसर ट्रीटमेंट, छोटा हो या बड़ा हो, कुछ भी इमोशनल डिस्ट्रेस या डर अगर आपको बॉदर कर रहा है, सो विदाउट एनी हेजिटेशन प्लीज कंसल्ट विद एनी साइकोलॉजिस्ट और साइको ऑन्कोलॉजिस्ट फॉर अ गुड काउंसलिंग सेशन। नेक्स्ट स्लाइड अदिति। नाउ हम लोग एक एग्जाम्पल के जरिए से नाउ वी विल एक्सप्लेन दैट साइको ऑन्कोलॉजिस्ट कैसे काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पे देख सकते हो, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई पेशेंट है, if she is a breast cancer patient and now hospitalized and undergoing cancer treatment, so it's very obvious that घर पे उनके हस्बैंड को not only बच्चों का देखभाल करना पड़ेगा, घर का देखभाल करना पड़ेगा, also हॉस्पिटल में जो उनके वाइफ है उनका भी पूरा देखभाल करना पड़ेगा, ऑल्सो फाइनेंशियल अरेंजमेंट भी करना पड़ेगा फॉर द ट्रीटमेंट। एज अ रिजल्ट व्हाट हैपेंस, हमारे फैमिली में जो रोल डायनामिक्स या जो जेंडर डायनामिक्स है वहां पे बहुत ज्यादा चेंजेस आने लगता है। एज अ रिजल्ट नॉट ओनली तो स्पाउशल रिलेशनशिप, हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप या डायनामिक्स में चेंज हो सकता है, ऑल्सो बच्चों के साथ मम्मी पापा का, पेरेंट्स का भी रिलेशनशिप डायनामिक्स में बहुत ज्यादा चेंजेस हो सकता है। समटाइम्स बच्चों they may feel neglected to certain extent, parents can feel guilty also. So it's very important that जब भी कोई पेशेंट कैंसर ट्रीटमेंट ले रहे हैं, नॉट ओनली द पेशेंट, फॉर अस द केयर गिवर्स इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो एक फैमिली का डायनामिक्स अगर आप बहुत अच्छे से मेंटेन करना चाहते हो, पेशेंट्स को या घर वालों को अच्छे से संभालना चाहते हो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज विदाउट एनी हेजिटेशन कंसल्ट विद अ साइको ऑन्कोलॉजिस्ट। नाउ अगर आप लेफ्ट साइड में देखेंगे, वी हैव केप्ट अ स्केल। स्केल में इफ यू गो डाउन, फॉर एग्जाम्पल 0 to 1, वहां पे पेशेंट्स का मूड है हैप्पी बिकॉज नाउ दे आर स्माइलिंग। आप जितना ऊपर जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल 8, 9, 10, पेशेंट्स आर अपसेट, द फेसेस आर नॉट इन अ गुड मूड। एक साइको ऑन्कोलॉजिस्ट एग्जैक्टली यही काम करता है। अगर आपका मूड अपसेट है या आपका मूड लो है, और इफ यू आर डिप्रेस्ड और यू आर इन अ फियर, थ्रू प्रॉपर साइकोलॉजिकल काउंसलिंग एक साइको ऑन्कोलॉजिस्ट आपका जो मूड है उसको और भी अच्छा करने के लिए प्रयास करते हैं। फॉर एग्जाम्पल
फ्रॉम 9 to 10 वो आपके जो खराब मूड है उसको धीरे धीरे करके 2 या 3 या 1 में लाने के लिए कोशिश करते हैं। इसके लिए बहुत ज्यादा स्टिग्मा से आप लोग के साथ वो लोग बातें करेंगे, साइकोलॉजिस्ट। फॉर एग्जाम्पल, हमारे सोसाइटी में बहुत सारे स्टिग्मा होते हैं। नंबर 1, अगर मेरे फैमिली में कोई कैंसर पेशेंट्स है तो हम लोग उनके साथ बैठ के एक प्लेट में खा नहीं सकते हैं, एक टावल इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, या उनको हमेशा आइसोलेटेड होके रहना है, या कोई फेस्टिवल में उनको नहीं जाना है, या मैं कभी उनके हाथ नहीं पकड़ सकती हूँ, या मैं उनके साथ बेड शेयर नहीं कर सकती हूँ। ये सारे एक स्टिग्मा है, ये बहुत ही गलत सोच है। और इसके लिए कभी कभी पेशेंट्स एंड घर वाले ये सोच उनके दिल पे रहता है, इसलिए वो लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं, या बहुत ज्यादा गलत सोच मन के अंदर पैदा होता है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कैंसर ट्रीटमेंट के दौरान आप लोग दिल खोल के जितने सारे डर है, जो बातें हैं, प्लीज टू शेयर विद साइको-ऑन्कोलॉजिस्ट साइकोलॉजिकल सेशन के दौरान, सो दैट वो लोग आपको गाइड कर सकते हैं आपके लिए सेहत सही क्या है और गलत क्या है। नेक्स्ट इज दैट इस समय पे मेरे मन में या पेशेंट्स के मन में बहुत ज्यादा एंगर इश्यूज आते हैं, या घर वालों के अंदर छोटे छोटे चीजों को लेकर बहुत ज्यादा इरिटेबिलिटी आते हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट आप लोग एक साइकोलॉजिस्ट के साथ बातें करो और कैसे अपना जो क्रोध है और जो आपकी इरिटेबल मूड है उससे आप कैसे बाहर आएंगे उसके बारे में बात करो। नेक्स्ट स्लाइड अदिति। हम सबको पता है अगर मुझे एक बेटर हेल्थ चाहिए तो उसके लिए मेरा जो मन है कैंसर ट्रीटमेंट के दौरान उसको हमेशा शांत रखना चाहिए। और इस टेक्निक को हम लोग बोलते हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक। यूजुअली स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, कॉग्निटिव स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक, एंड नंबर 2 इज बिहेवियरल स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक। अभी हम लोग कॉग्निटिव स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक से स्टार्ट करेंगे। कॉग्निटिव स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक में जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है दैट इज द माइंडफुलनेस ब्रीदिंग, जिसको हम लोग एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी बोल सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल एंड वन ऑफ द बेस्ट टेक्निक्स ऑफ ब्रीदिंग टेक्निक्स एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी, जो मैं पर्सनली पेशेंट्स को मैं रिकमेंड करती हूँ। अगर आप में से कोई है, डेफिनेटली आई हैव स्पोकन और आई हैव रिकमेंडेड देम दिस माइंडफुलनेस ब्रीदिंग टेक्निक। ये आप कभी भी कर सकते हो, कैसे भी कर सकते हो। ऑलवेज रिमेंबर, आप इसको 3 बार को करना है, मॉर्निंग पे, आफ्टरनून, नाइट, बिफोर बेड। आप बिस्तर में बैठिए, बिस्तर में सोए, चेयर में बैठिए, द वे यू वुड लाइक टू डू, आप इसको कर सकते हो। पर अगर 2 मिनट, 3 मिनट, अगर 10 मिनट सकते हो, दैट इज मोर देन एनफ फॉर यू। You should talk to a friend or a well-wisher treatment journey, because most of the time देखते हैं कैंसर ट्रीटमेंट के दौरान जो मेजर चीजों के घर पे बात होता है वो होता है आप क्या खाना है, आप सोने के लिए जाना है, आपका निकलो अब क्या है। रादर देन दैट वी नेवर फील दैट हमारे जिंदगी में और भी बहुत सारे हैं, दोज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल, नेक्स्ट हफ्ते में मुझे क्या करना है, इस हफ्ते में अभी रिलीज हो रहा है या नहीं हो रहा है, या मुझे क्या करने का मन है, और हाउ आई वुड लाइक टू स्पेंड माई वीकेंड। Those things are also equally important the way your follow up is important to a doctor. So it's very important that के घर पे हमेशा एक दोस्त होना चाहिए जो without any hesitation आपके बात सुनेंगे, आपके साथ बातें करेंगे। As a result, what will happen if you are practicing the deep breathing exercise, you are talking to a friend or a well wisher, आपका मूड हमेशा एक बैलेंस्ड जोन पे रहेगा, आपका मन अच्छा होगा, आपका एंजाइटी डिक्रीज होगा, ऑल्सो आपका जो पॉजिटिव इमोशनल रिएक्टिविटी वो भी बढ़ सकता है। स्लाइड है। कैंसर ट्रीटमेंट के दौरान प्लीज बी वेरी कॉन्शियस अबाउट आपका क्या क्या हॉबीज है। इस समय पे हॉबीज में इन्वॉल्व होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स उस समय पे घर के अंदर रहते हैं। सो इफ यू फील आपको ड्राइंग करना पसंद है, आपको कलरिंग करना पसंद है, यू लव सिंगिंग, लिसनिंग म्यूजिक, और प्रोबेबली आपको लिखना पसंद है, आपको पढ़ना पसंद है, जो भी आपको करना पसंद है, प्लीज डू दैट। बिकॉज नॉट ओनली जो हमारे हॉबीज होते हैं हमको थ्रू आउट द डे इट हेल्प्स अस टू बी बिजी ऑल्सो, ये हम लोगों के लिए एक कैथारसिस का इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है। कैथारसिस मतलब है when I am expressing my emotions, जो मैं शायद बात करके या कुछ और करके या किसी के साथ रो के या हंस के मैं नहीं कर सकती हूँ, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ भी ड्राइंग करके या गाना गा के या गाना सुन के या कुछ लिख के या कुछ पढ़ के, we can release that emotions।
और इसके लिए आपको कोई एक्सपर्ट होने के लिए आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है. वट एवर इज देयर इन योर माइंड आप उसको ही एक्सप्रेस कर सकते हो. इफ यू लाइक टू रीड अ न्यूज पेपर, एनी होली बुक और प्रोबेबली एनी नॉवल, एनी स्टोरी बुक, वट एवर यू लाइक टू रीड, आप उनको पढ़ सकते हो. अगर आपको लिखना है, सवाल आते हैं हम क्या लिखेंगे, आपका नाम, व्हाट इज योर एड्रेस, नेक्स्ट वीक में आपको क्या करना है, मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड इवनिंग में आपने क्या क्या किया, आपने क्या क्या खाया, और प्रोबेबली कितना मिनट्स आपने वॉकिंग किया, कितना मिनट्स यू हैव practiced your deep breathing. Whatever is there in your mind, you can write down. That is really going to be helpful for you, क्योंकि कैंसर पेशेंट्स के लिए एक फॉर्म ऑफ रिलीज होता है. नेक्स्ट स्लाइड दीदी. Now we will talk about the behavioral stress management techniques. इनमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज फिजिकली अपने आप को एक्टिव रखना, मतलब फिजिकली मोबिलाइजेशन मेंटेन करना. उसके लिए द मोस्ट कॉमन एंड सिग्निफिकेंट थिंग इज दैट रेगुलर ब्रिस्क वॉकिंग. 30 मिनट्स अगर आप वॉकिंग पे जा सकते हो ऑन अ रेगुलर बेसिस, मॉर्निंग 15 मिनट्स एंड इवनिंग पे 15 मिनट्स, दैट इज एब्सोल्युटली एडिक्वेट एंड फाइन आप सबके लिए जो लोग आज यहाँ पे मौजूद हो. आपको धीरे धीरे चलना है, कभी भी हड़बड़ी नहीं करना है. जो दूसरे बात है दैट इज एडिक्वेट स्लीप. इट मीन्स फॉलो अ प्रॉपर स्लीप वेक साइकिल. मतलब हफ्ते में हर दिन एक रात में एक समय पे आप सोने के लिए जाइए और सुबह ट्राई टू वेक अप ऑन द सेम टाइम. अवॉइड स्लीपिंग मोर देन 2 hours इन द मॉर्निंग, इन द सेंस इन द आफ्टरनून. आप सो सकते हो अगर आपको सोने के लिए मन है, बट दैट शुड बी इन द आफ्टरनून एंड ओनली फॉर नॉट मोर देन 2 hours, मैक्सिमम 1.5 hour to 2 hours. सो ऑलवेज रिमेंबर, morning पे physically if you are active enough, then only your quality of sleep will be better at night. So overall what will happen, your mood is going to improve, आपका जो physical energy वो भी बढ़ेगा. जो फर्स्ट स्लाइड में we spoke about that is कैंसर के दौरान जो हमारे शरीर में वीकनेस आता है वो वीकनेस भी कम हो जाएगा. So on a brief note, physically active रहना, that is my walking, and at night adequate sleeping. Those are very very important if you want to deal with your cancer related fatigue. Next slide Aditi. Now we will talk about cognitive distraction techniques. मैं जब भी आप लोगों के साथ काउंसलिंग सेशन लेती हूँ, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग सेशन, ऑलवेज जो सबसे इंपॉर्टेंट कंप्लेंट्स आते हैं वो है कभी कभी मुझे बहुत ज्यादा पैनिक हो जाता है, या कभी कभी मेरे अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रेस आ जाता है एंड आई डू नॉट नो हाउ टू कंट्रोल दैट. सो द फर्स्ट टेक्निक दैट वी नीड टू टॉक अबाउट दैट इज 5 4 3 2 1 एंड द सेकंड टेक्निक विल बी 3+3+3. ये दो टेक्निक अभी हम लोग बातें करेंगे. जो भी टेक्निक आप लोगों को लगता है नहीं ये हमारे लिए सही है, वो आप अनडाउटेडली फॉलो कर सकते हो. 5 4 3 2 1 टेक्निक क्या होता है, आप अपने आंखों से 5 चीजों को देखने के लिए कोशिश करो. फॉर एग्जाम्पल, अभी आई एम हैविंग एन इंटरेक्शन विद यू ऑल. सो अभी मेरे सामने मेरा लैपटॉप, मेरा विंडो, मेरा मोबाइल फोन और प्रोबेबली एनी प्लांट, मेरा जो वॉल है वो है. सो आई कैन ट्राई टू नोटिस ऑन वो 5 ऑब्जेक्ट के अंदर जो हम अभी आंखों से देख सकते हैं. हाथों से ट्राई टू टच 4 ऑब्जेक्ट्स. कानों से सुनने के लिए कोशिश करो 3 डिफरेंट साउंड्स, फॉर एग्जांपल कार, फैन और प्रोबेबली अगर कोई किचन में खाना पका रहा है सो 3 साउंड. नाक से 2 स्मेल लेने के लिए कोशिश करो. इट कैन बी एनी मॉइस्चराइजर और प्रोबेबली एनी परफ्यूम, एनी एरोमा और एनीथिंग. टंग से 1 टेस्ट, ट्राई टू एंजॉय. फॉर एग्जाम्पल इट कैन बी इवन वाटर एज वेल. आप एक सिप वाटर भी आप ले सकते हो. The next technique we call it that is 3+3+3 technique. यहाँ से try to look around and name 3 objects जो अभी आप आंखों से देख सकते हो. 3 objects जो आप आंखों से देख सकते हो. For example, अभी मेरे सामने मेरा लैपटॉप, मेरा वॉल एंड मेरा मोबाइल है. So I will only focus upon my laptop, my wall and my phone. Then you need to name 3 sound that you can hear. For example, वो फैन हो सकता है और प्रोबेबली एनी कार और समवन इज कुकिंग, दैट साउंड भी हो सकता है जो मैं कानों से सुन सकती हूँ. उसके बाद 3 डिफरेंट बॉडी पार्ट्स आप मूव करने के लिए कोशिश करो. फॉर एग्जाम्पल आई कैन ब्लिंक माई आईज, आई कैन क्लैप, ऑल्सो आई कैन स्ट्रेच एंड रिलैक्स माई लेग मसल. सो दीज आर द टेक्निक्स जिसके जरिए से क्या होता है, जो अगर मेरा माइंड में कोई डर है, अगर मुझे सडनली एक पैनिक अटैक आ रहा है, तो जो मेरा कॉग्निटिवली मैं वहां से मेरा जो मोटर एक्टिविटीज है वहां पे मैं अपने मन को डिस्ट्रैक्ट कर सकती हूँ. बट ऑलवेज रिमेंबर दैट इट्स ऑल अबाउट माई रेगुलरिटी एंड कंसिस्टेंसी. कभी भी अगर आपके मन पे बहुत ज्यादा कोई नेगेटिव सोच है तो आप ये दोनों में से जो भी टेक्निक आपको आसान लगे उसको आप इस्तेमाल कर सकते हो. नाउ 1 पॉइंट प्लीज नोट दैट कैंसर के दौरान
जो कॉमन चीजें होता है वो है हम लोग बहुत ज्यादा फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, अगर फ्यूचर में कुछ खराब हो गया तो इसके बाद क्या होगा मुझे पता नहीं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट पेशेंट्स को फ्यूचर के बारे में ज्यादा अननेसेसरी एंटीसिपेट या एंजाइटी ना करके, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू फोकस ऑन माई टुडे, इन द सेंस हियर एंड नाउ, इन द सेंस वेर आई एम स्टैंडिंग नाउ, व्हाट आई एम लिसनिंग नाउ, अभी मैं क्या कर रही हूँ, अभी मेरे साथ कौन कौन है, अभी इन लोगों के साथ हाउ कैन आई स्पेंड माई एडिक्वेट क्वालिटी टाइम। दिस इज कॉल्ड हियर एंड नाउ अप्रोच। और सारे पेशेंट्स को मैं पर्सनली रिकमेंड करूंगी फ्यूचर के बारे में ज्यादा अननेसेसरी एंजाइटी एंटिसिपेट ना करके जो अभी मेरे पास है उसके साथ क्वालिटी टाइम या क्वालिटी मोमेंट स्पेंड करने के लिए। नेक्स्ट स्लाइड अदिति। ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जितने सारे कैंसर पेशेंट्स के घर वाले या फैमिली मेंबर्स है, आप सबको पता है अगर हमारे घर में कोई भी कैंसर के मरीज आ जाते हैं, जो पहला इमोशंस आते हैं वो घर वालों के अंदर वो है आप आराम करो, आपको कुछ नहीं काम करना पड़ेगा, हम लोग हैं, आप बस रेस्ट करो, हम लोग आपको सारे काम कर देंगे। बट दिस इज अ वेरी wrong thing that we all need to understand, because अगर my patient is physically capable enough और physically strong enough वो काम कर सकते हैं, then we always need to motivate and we need to reinforce my patient so that वो लोग हमेशा अपना जो सेल्फ केयर एक्टिविटीज है उसमें बिना किसी के असिस्टेंस में खुद का काम खुद कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अपने हाथों से खाना खाना, अपने हाथों से कंघी करना, या अपने से कपड़ा पहनना, या एक मॉइस्चराइजर लेके अपने हाथों से धीरे से मसाज करना, और सिंपल सिंपल हल्का जो हाउस होल्ड चोर्स होता है, अगर वो लोग वहां पे इन्वॉल्व होना चाहते हैं, प्लीज डोंट स्टॉप देम। और उनको ऐसा कभी नहीं बोलना चाहिए नहीं आप नहीं कर पाओगे, नहीं वो लोग कर पाएंगे इफ दे वांट टू डू एंड इफ देयर फिजिकल एनर्जी अलाउज देम टू डू। सो श्योरली प्लीज kind of motivate them, so that is going to be really helpful for them also। पेशेंट्स का अगर मूड ऑफ है, अगर उनका मूड बहुत खराब है, और अगर कैंसर रिलेटेड फैटिग या थकान उनके मन पे बहुत ज्यादा है या शरीर में ज्यादा है, पेशेंट्स इससे भी बाहर आ सकते हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी ऑल नीड टू रिमेंबर, अगर माई पेशेंट वांट टू डू एनी सॉर्ट ऑफ वर्क तो उसमें मुझे हमेशा उनको मोटिवेट करना चाहिए, मुझे उनको रीइंफोर्स करना चाहिए। अगर आपके घर पे कोई किसी का बर्थडे आ रहा है या कोई त्योहार आ रहा है, सो प्लीज डोंट हेजिटेट टू सेलिब्रेट दैट, क्योंकि जितना ज्यादा आप घर का माहौल को अच्छे से रखेंगे उतना ही पेशेंट्स और उनके जो फैमिली मेंबर्स है उनका क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड वेल बीइंग और भी अच्छा होगा। एज अ रिजल्ट कैंसर ट्रीटमेंट का जो प्रोग्नोसिस है उसका क्वालिटी भी वी कैन ऑलवेज एक्सपेक्ट बेटर। नेक्स्ट स्लाइड अदिति। This is the last slide in psycho-oncology, and now I will help you to explain that overall कैंसर पेशेंट्स के लिए साइको-ऑन्कोलॉजिस्ट का जो मेजर जो कोर वो इफेक्टिवनेस क्या होता है। The first one and the most important thing is managing my body image issues, because as we have already spoken earlier that कैंसर के दौरान फिजिकल लेवल पे बहुत ज्यादा चेंजेस होता है, एंड इट्स नॉट सो इजी दैट मिरर में अपने आप को देख के आई बी एबल टू एक्सेप्ट दैट, बट स्लोली कैसे आप कितना अच्छे से अपने आप को अडाप्ट कर सकते हो, कितने अच्छे से आप कोप कर सकते हो अपना जो नया चेहरा है या नया जो आपका फिजिकल स्ट्रक्चर है उसके साथ, उसके लिए यू ऑलवेज नीड वन एक्सपर्ट गाइडेंस, एंड दैट इज ऑलवेज अ साइको-ऑन्कोलॉजिस्ट। नेक्स्ट जो डोमेन है यहाँ पे दैट इज माई केयर गिवर्स बर्नआउट, because not only the patients throughout the entire cancer journey, caregivers भी equally invested होते हैं। So sometimes what we have seen during counseling session, caregivers को बहुत ज्यादा guilty feel होता है, कभी कभी लगता है शायद मैं और भी कुछ कर सकती थी, शायद मेरे लिए कहीं ना कहीं पे शायद आई एम डूइंग समथिंग रॉन्ग, और प्रोबेबली आई फील सो गिल्टी, शायद पहले मैं मेरी मम्मी या पापा को लेके आई कुड हैव गॉन टू एनी डॉक्टर, बट दैट इज नॉट राइट, क्योंकि केयर गिवर्स बर्डन कभी भी सही नहीं होता, एंड वी ऑलवेज नो दैट आवर केयर गिवर्स आर डूइंग बेस्ट फॉर देयर पेशेंट्स। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट प्लीज कंसल्ट विद अ साइको-ऑन्कोलॉजिस्ट, सो दैट आप कैसे नॉट ओनली पेशेंट्स को बट अपने आप को भी कैंसर ट्रीटमेंट के दौरान संभालेंगे, मेंटली अपने आप को एक स्टेबल कंडीशन में रखेंगे। प्लीज कंसल्ट विद एनी साइको-ऑन्कोलॉजिस्ट सो दैट दे कैन गाइड यू। अगर आपके मन पे कोई मिथ है या कोई डर है या कोई त्रास है, उससे आप कैसे बाहर आएंगे, उससे आपको प्रॉपर थेरेपी सेशंस एंड गाइडेंस आपको दिया जाएगा। The third thing is my adherence to treatment. Always we have seen that as cancer treatment is a very long time का treatment होता है और वहाँ पे side effects भी होता है, financially and socially भी कभी कभी जो हमारे पेशेंट्स हैं वो थोड़ा सा डैमेज्ड हो जाते हैं। सो वी हैव सीन दैट
पेशेंट्स ट्रीटमेंट छोड़ जाते हैं, अपने ऑन्कोलॉजिस्ट के पास ना विजिट करके ऐसा और किसी के पास जाते हैं जो शायद उनको मिसगाइड कर सकते हैं. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट साइको ऑन्कोलॉजिस्ट आपको समझाएंगे आपका जो बिलीफ सिस्टम है उसको हर्ट ना करके भी कौन सा सही होगा आपके लिए और कौन सा इलाज आपके लिए सही होगा, आपको किसके पास जाना चाहिए और आपको क्यों जाना चाहिए. ये जो क्लैरिटी है, द साइको ऑन्कोलॉजिस्ट इज बेस्ट पर्सन है जो आपको ये सब समझाएंगे. ओवरऑल जो आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो बहुत ही अच्छा हो सकता है अगर आप साइकोलॉजिकल थेरेपी सेशंस लेंगे और उनके बराबर से फॉलो अप में रहेंगे. हम लोग आपको ऐसा बोल सकते हैं क्या, एक साइको ऑन्कोलॉजिस्ट या साइको ऑन्कोलॉजिकल काउंसलिंग अगर 100% भी ना हो जाए, एटलीस्ट 65 to 75% जो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसका इंप्रूवमेंट करने के लिए आपको मदद कर सकते हैं. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट कैंसर ट्रीटमेंट के दौरान नॉट ओनली द पेशेंट्स ऑल्सो द केयर गिवर्स प्लीज अटेंड the psychological counseling session also. Please be on that follow up as well so that पूरा not only the patients but also entire family members का environment, that dynamics should be proper. Also we can expect that quality of life भी बहुत ही अच्छा हो सकता है both for the patients and the caregivers. Thank you everyone. Thank you Aditi. कैंसर के इलाज के दौरान ऑन्कोसाइकोलॉजी के इम्पोर्टेंस को इतनी अच्छी तरह से समझाने के लिए जयत्री का धन्यवाद. अब मैं इनवाइट करना चाहूंगी मिस शर्मिला देवी एंड मिस हर्षा जोशी का. मिस शर्मिला देवी क्लिनिकल न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और कैंसर न्यूट्रिशन में सर्टिफाइड है. ये कैंसर इंडियन एसोसिएशन ऑफ पैरेंटल एंड एंटरल न्यूट्रिशन की सदस्य भी है. अपने कार्यकाल में इन्होंने हजारों कैंसर पेशेंट को डाइट में गाइड किया है और उनकी ट्रीटमेंट के साइड इफेक्ट को घटाने में बहुत मदद भी की है. मिस हर्षा जोशी फूड सर्विस मैनेजमेंट और डायटेटिक्स में पोस्ट ग्रेजुएट है. उन्होंने वेट मैनेजमेंट में एक्सपर्टाइज हासिल की है और फंक्शनल फूड एंड न्यूट्रिशूटिकल्स में सर्टिफिकेशन की है. उन्होंने अपने कार्यकाल में 700 से भी ज्यादा पेशेंट को सहायता की है. ओवर टू बोथ ऑफ यू, शर्मिला एंड हर्षा. Thank you, Aditi, for the wonderful introduction. Namaste all. I'm Sharmila, senior oncodietitian. सबको मेरी नमस्कार. मैं हर्षा, आपकी ऑन्कोडाइटिशियन. We help in dietary management during cancer care. Both of us are going to present how important diet is during the cancer journey. Let's begin with the importance of diet. Slide change, Aditi. Importance of diet. Foods are classified according to their functions in the body for energy yielding, bodybuilding, protection and regulation, and maintenance of health. Let me elaborate. Energy yielding groups of foods includes foods rich in carbohydrate, fat, and protein. 1 gram of carbohydrate gives 4 calories and protein gives 4 calories, but fat gives 9 calories. This group may be broadly divided into 2 groups. Group 1, cereals, pulses, nuts and oil seeds, roots and tubers. And group 2, pure carbohydrates like sugars, fats, and oils. Cereals provide, in addition to energy, large amounts of proteins, minerals, and vitamins in the diet. Pulses also give protein and B vitamins, besides giving energy to the body. Nuts and oil seeds are rich in energy yielding as they are good sources of fats and proteins. Roots and tubers, though mainly provide energy, they also contribute to some extent to minerals and vitamins. Pure carbohydrates like sugars provide only energy, means empty calories, and fats provide concentrated sources of energy of fat-soluble vitamins. Foods rich in protein are called bodybuilding foods. They are classified into 2 groups again. Group 1, milk, egg, lean meats, and fish. They are rich in proteins of high biological value. These proteins have all the essential amino acids in correct proportion for the synthesis of body tissues. Group 2 contains pulses, oil seeds, and nuts. They are rich in protein but may not contain all the essential amino acids required by the human body. Foods for protection and regulation are rich in proteins, vitamins, and minerals. They are responsible for regulatory functions in the body, such as
maintaining the heartbeat, water balance, and temperature. Protective foods are broadly classified into two groups again. Foods rich in vitamins and minerals and proteins of high biological value, which will include milk, egg, and fish. Foods rich in certain vitamins and minerals only, green leafy vegetables, and foods. Foods for maintenance of health contains certain phytochemicals and antioxidants which help in preventing degenerative diseases. Foods play an important role in the prevention of cancer, heart disease, and in controlling diabetes mellitus. Some examples of functional foods are whole grains, soya bean, green leafy vegetables, colored fruits, and spices. Foods have been classified into different groups depending upon the nutritive value for the convenience of planning diets. The figure towards the left shows ICMR food guide pyramid. It is meant for the use by the general healthy population as a guide for the amount and types of foods to be included in the daily diet. Food groups like basic 4 suggested by ICMR can be used for planning diets. Here you can see the image of the Eat Well plate towards the right. In planning balanced diet, food should be chosen from each group in sufficient quantity. Cereals and pulses should be taken adequately, fruits and vegetables liberally, animal foods moderately, and oils and sugars sparingly. Do you know up to 40 out of every 100 people have unplanned weight loss when diagnosed with cancer? Unexplained weight loss can affect your quality of life. Eating and drinking a balanced diet can help your body to, first and foremost, cope with treatment side effects. Handle the best dose of certain treatments to treat your cancer, recover and heal faster, fight off infections, feel stronger, healthier, and have more energy. A balanced diet also helps your immune system to work well. A healthy immune system can help you to fight off infections and kill cancer cells. Now observe well what our dietitian Harsha speaks on managing diet during cancer care. नेक्स्ट स्लाइड। आहार और कैंसर, डाइट एंड कैंसर। इन जनरल कैंसर के टाइप की परवाह किए बिना जो डाइट रंग बिरंग फल और सब्जियों, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, लीन प्रोटीन और हेल्दी फैट से भरी हुई है वो डाइट अप्रोप्रिएट है। इन डिटेल हाई मीट कंजम्पशन, स्पेशली रेड मीट, लाल मांस ज्यादा खाना, ईटिंग लेस फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, टोबैको यूज करना, अनस्मोकिंग, फिजिकल एक्टिविटी या एक्सरसाइज कम करना, अल्कोहल यूसेज, फूड एडिटिव्स और ओबेसिटी सभी कैंसर से होने वाले आधे से अधिक मृत्यु से सीधे संबंधित है। These are directly related to the mortality rate of cancer. For example, हल्की शराब प्रतिदिन एक ड्रिंक तक के कारण 2004 में ब्रेस्ट कैंसर के 5000 केसेस सामने आए। प्रोसेस्ड मीट, सेडेंटरिज्म, रिफाइंड शुगर और बीइंग ओवरवेट कोलोरेक्टल कैंसर के खतरे को अत्यधिक बढ़ाते हैं। जो लोग पहले से ही प्रोस्टेट कैंसर से पीड़ित हैं, फॉर पीपल विद प्रोस्टेट कैंसर, उनके लिए अ वेस्टर्न डाइट यानी हाई मीट कंजम्पशन, रिफाइंड ग्रेन्स एंड हाई फैट डायरी प्रोडक्ट मोर्टालिटी रेट में सिग्निफिकेंट इंक्रीज का कारण बनते हैं। कैंसर कभी भी केवल एक प्रिसाइज फैक्टर से डिटरमाइन नहीं होता, बल्कि जेनेटिक, एपिजेनेटिक, एनवायरमेंटल, डाइट और लाइफस्टाइल परिस्थितियों के बीच इंटरैक्शन से डिटरमाइन होता है। इसके विपरीत देयर इज नो वन सिंगल मैजिक न्यूट्रिएंट या रेसिपी है जो मिराकुलसली कैंसर को प्रिवेंट कर सके या क्योर कर सके। टू मेंटेन हेल्थ एंड फाइट डिसीज, शरीर को सही टाइम पर, सही अमाउंट में, सही न्यूट्रिएंट की आवश्यकता होती है। इट इज द रोल ऑफ वी डाइटिशियन टू गाइड यू ऑन द राइट डाइट प्रैक्टिस फॉर बेटर। जबकि कोई भी वन सिंगल फूड या वन सिंगल फूड कंपोनेंट अकेले कैंसर को नहीं रोक सकता है। फंक्शनल फूड्स या न्यूट्रास्यूटिकल्स ऐसे तत्व है जो इंग्रेडिएंट्स दैट ऑफर हेल्थ बेनिफिट्स दैट एक्सटेंड बियॉन्ड देयर न्यूट्रिशनल वैल्यू। कुछ उदाहरणों में फूड्स फोर्टिफाइड विद विटामिन, मिनरल्स, प्रोबायोटिक्स, प्रीबायोटिक्स और फाइबर रिच फूड्स शामिल। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, नट्स एंड सीड्स और ग्रेन्स जैसे न्यूट्रिएंट रिच इंग्रेडिएंट अक्सर फंक्शनल फूड और न्यूट्रास्यूटिकल्स भी माना जाता है। रिसर्च से पता चलता है कि सब्जियों, फल, साबुत अनाज दैट इज होल ग्रेन्स, बीन्स और लेग्यूम्स से भरे हुए डाइट कैंसर के रिस्क को कम करने को काफी हेल्प करता है। In some food items, there are certain food components and chemicals जो कैंसर को रोकने में हेल्प करते हैं। प्लांट्स में नेचुरली पाए जाने वाले फाइटोकेमिकल्स ऐसे कंपोनेंट हैं जो इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं, ऐसे सूजन जो कैंसर के खतरे को बढ़ा सकते हैं। फाइटोकेमिकल्स इम्यून सिस्टम को एनहांस करते हैं और कैंसर के खिलाफ कई अन्य प्रोटेक्टिव प्रॉपर्टीज रखते हैं। एंटीऑक्सीडेंट ब्लॉक्स, ऑल्सो नोन एज फ्री रेडिकल्स, जो नॉर्मल सेल्स को नुकसान पहुंचा सकते हैं,
और कैंसर के रिस्क को बढ़ा सकते हैं। इस फ्री रेडिकल्स को कंट्रोल करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट की जरूरत होती है। कुछ फूड आइटम्स एंड बेवरेजेस में वेरियस एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं। यहाँ डायटरी एंटीऑक्सीडेंट का एक एग्जाम्पल दिया गया है जो एक फूड को फंक्शनल फूड बनाते हैं, जिसमें लाइकोपीन जो टोमेटो में मिलता है, जिंजर और जो जिंजर में मिलता है, बीटा कैरोटीन जो कैरेट में मिलता है, और कुर्कुमिन जो टर्मरिक में मिलता है, विटामिन ए, ई, सी शामिल जो वैरायटी ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में पाए जाते हैं। कैटेचिन जो चाय में पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट है, कैंसर के रिस्क को पोटेंशियली कम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, high fiber foods such as leafy vegetables, avocado, broccoli, oats, barley, kidney beans और राजमा एक्सेट्रा कोलोरेक्टल कैंसर के खतरे को काफी हद तक कम करने के लिए दिखाया गया। ये इसलिए क्योंकि फाइबर का एक ऐसा एबिलिटी है जो कोलोन में कार्सिनोजेंस को बाइंड करता है। इन मेनी स्टडीज कई विटामिन, मिनरल्स और फाइटोकेमिकल्स में एंटी कैंसर इफेक्ट दिखाया गया, लेकिन एविडेंस बताते हैं कि दे वर्क टुगेदर इन ओवरऑल डाइट टू ऑफर प्रोटेक्शन अगेंस्ट सर्टेन कैंसर्स। इसलिए कैंसर को रोकने में डाइट प्लेस अ मेजर रोल। नेक्स्ट हम देखेंगे चैलेंजेस ड्यूरिंग कैंसर ट्रीटमेंट। नेक्स्ट स्लाइड। कैंसर के उपचार के दौरान चुनौती, चैलेंजेस फेस ड्यूरिंग कैंसर ट्रीटमेंट। कई पेशेंट्स के लिए कैंसर ट्रीटमेंट के इफेक्ट के कारण अच्छा खाना खाना मुश्किल हो जाता है। कैंसर के ट्रीटमेंट जो न्यूट्रिएंट को अफेक्ट करते हैं उनमें शामिल है कीमोथेरेपी, हार्मोन थेरेपी, रेडिएशन थेरेपी, सर्जरी, इम्यूनोथेरेपी, स्टेम सेल ट्रांसप्लांट। कैंसर और कैंसर की ट्रीटमेंट टेस्ट, स्मेल, भूख और द एबिलिटी टू ईट फूड और फूड से न्यूट्रिएंट को ऑब्जर्व करने की एबिलिटी को अफेक्ट कर सकते हैं। इससे मालन्यूट्रिशन हो सकता है जो मेजर न्यूट्रिएंट की कमी के कारण होने वाली कंडीशन है। अल्कोहल अब्यूज और ओबेसिटी से मालन्यूट्रिशन का रिस्क बढ़ सकता है। मालन्यूट्रिशन के कारण पेशेंट वीकनेस, फटीग और इन्फेक्शन से लड़ने या कैंसर का इलाज पूरा करने में अनसक्सेसफुल हो सकता है। इसके कारण मालन्यूट्रिशन पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ को कम कर सकता है और जीवन के लिए खतरा बन सकता है। यदि कैंसर ग्रोस और स्प्रेड्स बढ़ता है या फैलता है तो मालन्यूट्रिशन और भी वर्स हो सकता है। राइट अमाउंट में प्रोटीन और कैलोरी खाना हीलिंग, इन्फेक्शन से लड़ने और इनफ एनर्जी रखने के लिए इंपॉर्टेंट है। Now let's next focus on managing side effects. Next slide. दुष्प्रभाव प्रबंधन, साइड इफेक्ट्स मैनेजमेंट। एनोरेक्सिया और कैकेक्सिया कैंसर पेशेंट्स में माल न्यूट्रिशन के एक कॉमन रीजन भूख न लगना, फीलिंग लेस हंग्री या खाने की इच्छा न होना, लॉस ऑफ एपेटाइट एनोरेक्सिया। कैंसर पेशेंट में यह एक कॉमन सिम्टम है। यदि कैंसर बढ़ता है या फैलता है तो एनोरेक्सिया बीमारी की शुरुआत में या बाद में हो सकता है। कुछ पेशेंट्स को कैंसर डायग्नोस होने से पहले ही एनोरेक्सिया होता है। मोस्ट पेशेंट्स जिनको एडवांस्ड कैंसर है उनको एनोरेक्सिया होगा। एनोरेक्सिया कैंसर पेशेंट्स में मालन्यूट्रिशन का सबसे आम कारण है। कैकेक्सिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें वीकनेस, वेट लॉस और फैट एंड मसल लॉस होती है। यह ट्यूमर वाले पेशेंट्स में कॉमन है जो खाने और डाइजेशन को अफेक्ट करते हैं। यह उन कैंसर पेशेंट में भी हो सकता है जो अच्छा खा रहे हैं लेकिन ट्यूमर के बढ़ने के कारण फैट एंड मसल को स्टोर नहीं कर पाते। कुछ ट्यूमर बॉडी के कुछ न्यूट्रिएंट की यूसेज को बदल देते हैं। जब ट्यूमर स्टोमक, इंटेस्टाइन या हेड एंड नेक में होता है तो बॉडी में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट का यूसेज बदल सकता है। ऐसा लग सकता है कि पेशेंट इज ईटिंग वेल, लेकिन बॉडी भोजन से सभी न्यूट्रिएंट को ऑब्जर्व करने में अनसक्सेसफुल हो सकता है। कैंसर पेशेंट्स को एक ही समय में एनोरेक्सिया और कैकेक्सिया हो सकता है। डाइटरी टिप्स फॉर अदर साइड इफेक्ट्स, अन्य दुष्प्रभावों के लिए आहार संबंधी सुझाव। पीने के पानी में इलायची, लौंग और दालचीनी, कार्डमम, क्लोव्स और सिनेमन जैसे स्पाइसेस को मिक्स करके लेने से भूख न लगने का इलाज किया जा सकता है। नॉजिया एंड वॉमिटिंग का इलाज साधारण अदरक की चाय से किया जा सकता है। ड्राई माउथ का इलाज फ्लेवर्ड वाटर को बार बार सिप करने से किया जा सकता है। खाली पेट 150 ml ऑफ कोकोनट मिल्क, नारियल का दूध पीने से माउथ या थ्रोट के अल्सर्स का इलाज किया जा सकता है। by altering the consistency of meal, निगलने, swallowing में होने वाली डिफिकल्टीज का इलाज किया जा सकता है। Even after eating small amount of food, पेट भरा हुआ महसूस होना, फुलनेस महसूस होने पर स्मॉल फ्रीक्वेंट मील खाना हेल्प कर सकता है। डिनर के बाद डेली 1 स्पून ऑफ फ्लैक्सीड्स, 1 चम्मच की अलसी का दाना खाने से कॉन्स्टिपेशन को ठीक कर सकते हैं। Here, I feel dietitian Sharmila can explain to you the reasons behind managing comorbidities during cancer. Next slide. Comorbidities management. Comorbidity is 2 or
more illness occurring in the same person. It includes any one or many of these, such as diabetes, hypertension, chronic kidney and liver diseases, obesity, and dyslipidemia. Managing comorbidities during cancer treatment is of most important because it can significantly impact the effectiveness of cancer treatment, the patient's overall well-being, and their ability to tolerate and complete the treatment. Here's why managing comorbidities is crucial in the context of cancer treatment. Comorbidities can affect a patient's ability to tolerate cancer treatments such as chemotherapy, radiation therapy, and immunotherapy. These treatments can be physically demanding and may aggravate the symptoms of comorbid conditions. Proper management of comorbidities can improve a patient's tolerance to cancer therapies. Some comorbidities like diabetes, cardiovascular disease, or lung disease can have a direct impact on the effectiveness of cancer treatments. Uncontrolled comorbidities can interfere with the body's ability to respond to cancer therapies, potentially reducing their efficacy. Comorbidities can increase the risk of complications during cancer treatment. For example, patients with heart disease may be at a greater risk of experiencing cardiac issues during chemotherapy. Proper management of comorbid conditions can help mitigate this risk. Managing comorbidities is essential for improving a patient's quality of life during the cancer treatment. Comorbid conditions can cause symptoms and discomfort that, if left unaddressed, can significantly diminish a patient's overall well-being and ability to cope with the challenges of cancer therapy. Comorbidities can influence the treatment decisions too. Well-managed comorbidities can reduce the need of hospitalization and emergency room visits during cancer treatment. This can help minimize disruptions in treatment schedules and improve the patient's overall experience. So, managing comorbidities during cancer treatment is crucial for maximizing the treatment's effectiveness, minimizing the treatment-related complications, improving the patient's quality of life, and ensuring the best possible outcome. It underscores the importance of a holistic and individualized approach to cancer care that takes into account the patient's overall health and medical history. Dietitians play a major role in helping you managing your comorbidities. They help you personalize your diet. They help you maintain good diet practice to maintain your comorbidities. Also, letting your dietitian know about your comorbidities and related medications in advance is very important so that they can personalize your diet accordingly. Now, let us also look about the external factors that is involved in diet. Next slide, please. Are you aware that cooking vessels and cooking methods affect your food's nutritional value? Yes, cooking vessels play an important role in nutrition. Most of us are confused about this because there are lots of different vessels available in the market. Iron, cast iron, stainless steel, aluminium, clay pots, stoneware, glassware, indolium, ceramic wares, and non-stick. Cooking in aluminium, indolium, and non-stick for a long time has a disadvantage of adding few toxins into the food's cooked and degrading few nutrients, making the food less nutritious. The advantage of cooking in iron vessel is it adds iron into the food and helps in improving the hemoglobin. Cooking foods in clay pots changes the pH of the food, which is much suitable for the human body and helps us live healthy. Cooking in stainless steel does not have any negative effect on the food's food. Storing the foods in glassware or ceramicware is much better than using plastic containers. In cooking methods, soaking the rice and dal for 30 to 45 minutes prior cooking activates the enzyme phytase and makes the absorption of minerals into the body more easier. When rice is cooked by boiling, soluble starch is removed, decreasing the sugar loading. Steaming the foods maintains the nutritional value and are easily digestible. Though pressure cooking is the easiest method, this method is the main reason behind bloating and other gastric issues. Grilling and roasting are partially healthy because browning of the food leads to loss of nutrients like amino acids. Frying involves the use of fat as medium in cooking. This adds too many calories to the food
and takes time to digest. One must understand boiling and steaming are the right methods of cooking in comparative to frying. These are additional challenges during the cancer care that may lead to malnutrition, and subsequently the tolerance level towards the treatment may go down. Hope everyone here must have understood the great role of diet in cancer. Listen to Harsha again for the take-home points on diet. नेक्स्ट स्लाइड। निष्कर्ष के तौर पर हर दिन कम से कम 30 मिनट तक शारीरिक गतिविधि में शामिल रहे, मीठे पेय पदार्थों से बचें, कैलोरी सघन भोजन खाना कम करें। कृत्रिम स्वीटनर को मध्यम मात्रा में उपयोग करने से अभी तक कैंसर का कारण नहीं पता चला। विभिन्न प्रकार की सब्जियां, फल, साबुत अनाज और बीज जैसे फलियां अधिक खाएं, जैसे कि दाल भात तरकारी, दाल सूप, मिश्रित तरकारी भात, फल आदि। लाल मांस से बेहतर लीन मांस है, जैसे कि चिकन और मछली, और प्रसंस्कृत मांस से बचें। नमकीन खाद्य पदार्थों का सेवन सीमित करें और खाद्य पदार्थ जो नमक से प्रसंस्कृत हुआ। मधुमेह, उच्च रक्तचाप, उच्च कोलेस्ट्रॉल जैसे सहवर्ती बीमारियों को प्रबंधित करें। खाना पकाने के तरीकों में उबालना, भाप में पकाना और कम तेल का उपयोग करना बेहतर है। खाद्य पदार्थों के भंडारण के लिए प्लास्टिक के कंटेनरों का उपयोग करने से बचें। माताओं के लिए 6 महीने तक विशेष रूप में स्तनपान कराना सबसे अच्छा है। यह उचित अनुपात में सभी आवश्यक पोषक तत्वों की आपूर्ति करता है, जो गहर बीमारियों को रोकता है, और 6 महीने के बाद अन्य तरल पदार्थों और खाद्य पदार्थ मिला सकते हैं। उपचार के बाद कैंसर से बचे लोगों को डाइटिशियन की कैंसर की रोकथाम की सिफारिशों का पालन करना है। कैंसर आहार को समझने के लिए एक विशाल क्षेत्र है, और आहार को निजीकृत करना आपके स्वास्थ्य को बेहतर तरीके से बेहतर बना सकता है। यह तभी संभव है जब आप किसी डाइटिशियन से सलाह लें। केवल वही आपकी मदद कर सकते हैं। मुझे आशा है कि मेरे पेशेंट्स और देखभाल करने वालों और जो भी लोग यहाँ मौजूद हैं, उनको कैंसर में आहार की भूमिका में एक स्पष्टता मिलेगी। धन्यवाद। ओवर टू यू अदिति। धन्यवाद शर्मिला एंड हर्षा इस शानदार प्रेजेंटेशन के लिए। मुझे आशा है कि सभी को डाइट की एंड डाइट से ट्रीटमेंट के साइड इफेक्ट को मैनेज करने का इम्पोर्टेंस समझ में आ गया होगा। पार्टिसिपेंट से हमने पहले ही मानसिक तनाव और डाइट पैटर्न को लेकर कई सवाल प्राप्त किए हैं। हमारे साथ एक पेशेंट है, मिस्टर आयुष शर्मा, who wants to ask us something. Can you please unmute yourself, Mr. Sharma? मिस्टर आयुष शर्मा यहाँ पे मौजूद है? Or you can type your question in chat box also, Mr. Sharma. Meanwhile, we have received many questions. One of our patient has asked, you spoke about mindfulness breathing as a breathing exercise. Can I practice Anulom Vilom and Kapalbhati as well? Thank you, Aditi, and thank you for asking this important question, because most of the patients and caregivers, they have that doubt that what is the difference between mindfulness breathing and Anulom Vilom, Kapalbhati, Surya Namaskar, etc. So, sir, my answer will be, if you want to practice the best cognitive stress management techniques for a better mind and to keep your mind calm, you can surely practice mindfulness breathing techniques only. And if your doctor allows you to practice Kapalbhati and Anulom Vilom or Surya Namaskar, then please go ahead with those. But if your doctor doesn't allow you, then surely you can go ahead only with mindfulness breathing exercise, because that is one of the best scientifically proved breathing exercise, which will also help you to be free from all sort of cognitive distortions and low mood, depression, etc. Thank you. We have received another question from a caregiver. Ma'am, my wife has problem of shoulder pain now 5 months after her chemotherapy. Any solution for that?
one of our patient has asked, fasting contributes to self-healing? We have received that question from Mr. Alex Tuladhar. Hi Aditi, thank you for the question. Let me answer. So fasting actually helps in healing. But when it comes to cancer, when a person is diagnosed with cancer, it is not a better choice to go ahead with fasting, because that will make the person even more weaker and give more tiredness. So maybe when a person is not diagnosed with cancer, for a healthy person, fasting actually helps, and you have to stick on to your fasting routine. Fix a fasting routine for yourself, and then you can follow it. Aditi, you are muted. हेलो, एक और सवाल है हमारे पास। रिफाइंड तेल और कोल्ड प्रेस ऑयल में क्या डिफरेंस है? थैंक यू अदिति। सबको ये डाउट आता है क्योंकि तेल तो तेल होता है ना, पर रिफाइंड तेल को बनाने के लिए हाई हीट और केमिकल्स की जरूरत होती है, और उस समय रिफाइंड तेल इसके मेजॉरिटी ऑफ न्यूट्रिशनल कैपेसिटी को लूज कर देता है। पर कोल्ड प्रेस्ड तेल की हीट फ्री और केमिकल फ्री मैन्युफैक्चरिंग के कारण उसकी मेजॉरिटी ऑफ न्यूट्रिएंट रिटेन हो जाती है, इसलिए रिफाइंड तेल से बेहतर कोल्ड प्रेस्ड तेल। Another question we have received from one of our colon cancer patient. I'm a colon cancer survivor. Can I take red meat occasionally? Thank you, Aditi, for the question. When it comes to red meat, there are certain naturally occurring chemicals in red meat that are carcinogenic. Poison is poison even if it is a drop or a cup. So when there are evidences saying that red meat is not a good choice, it is always better to avoid them completely, at least when the person is diagnosed with cancer. This is my advice. Maybe for the protein requirement, he or she can depend on chicken, fish, eggs, paneers, milk products and other dals. थैंक यू। हमारे पास एक और सवाल है, इलाज के बाद वजन बढ़ाने के लिए क्या खाना चाहिए? थैंक यू अदिति। वजन बढ़ाना एक इम्पोर्टेंट बात होती है सभी पेशेंट्स के लिए, और वजन बढ़ाने के लिए और वो भी ट्रीटमेंट के बाद पहले आपको स्मॉल फ्रीक्वेंट मील लेना जरूरी। मेन मील्स के बीच बीच में कुछ हेल्दी स्नैक लेना या कुछ सब्जी या फल का जूस लेना, सैलड या स्प्राउट्स खाना, ग्रेन्स का या मिलेट्स का लड्डू लेना, ये सब आप आपकी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि ये सब एनर्जी डेंस वाली फूड्स है और इसमें प्रोटीन और हेल्दी फैट भी होता है। ये आपको ग्रेजुअली और हेल्दी वे में वजन बढ़ाने के लिए हेल्प करेगा। अगर आप चाहे तो प्रोटीन की सप्लीमेंट भी लेना शुरू कर सकते हैं, पर उसके लिए आपको आपकी डाइटिशियन से सलाह लेना पड़ेगा। आई होप मेरी आंसर आपको ठीक है। Another question we have received, this is actually a repeated question from Mr. Padman Shrestha. Ma'am, my wife has problem of shoulder pain now from 5 months after chemotherapy. Any solution for that? So it's very important that we should get to know about this exactly, like what is the diagnosis, because we have seen that depending upon the diagnosis also, the site of the cancer or any other part of the body may start paining. Also, I do agree it can be associated with chemotherapy as well, but we will strongly recommend you to consult with any doctor. Also, what I want to address from the psychologist's perspective, that please do not hesitate if your doctor give you any medication, because to manage the pain, what is best possible way, that is taking any pain medication. And also we can give you the assurance that this pain medication is not going to cause any sort of dependence. So please don't worry, and if your doctor advises, please go ahead with pain medication rather than waiting for some another solution. Thank you to all my speakers. आइए आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं हमारे नए डिजिटल हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म ऑन्कोबडी से। ये एक 4 बेस केयर द्वारा बनाया गया ऐप है जो कि 360 डिग्री डिजिटल हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म है।
ये एक सार्वजनिक और पेशेंट सेंट्रिक समृद्धि प्रदान करने के लक्ष्य रखते हुए कैंसर के रोगियों और उनके परिवार वालों को कैंसर के खिलाफ लड़ाई में पूर्ण समर्थन प्रदान करने में सक्षम है। ऑन्कोबडी से डाइटेशियंस दर्द और पैलिएटिव केयर विशेषज्ञ से सलाह ले सकते हैं। वे अपने ऑन्कोलॉजिस्ट की रिपोर्ट को अपलोड और मैनेज कर सकते हैं। वे कम्युनिटी सेक्शन में कोई भी प्रश्न पोस्ट कर सकते हैं। हमारे एक्सपर्ट्स और बाकी सिमिलर तरह के कैंसर पेशेंट उस पे अपने जवाब और एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। अब हम आज के इस इवेंट के समाप्ति के निकट पहुंच चुके हैं। हमें पता है कि बहुत सारे सवाल पूछने रह गए, लेकिन समय के रेस्ट्रिक्शन के कारण हम सभी सवालों का जवाब नहीं दे सके। जयत्री, शर्मिला और मिस हर्षा हर समय ऑन्कोबडी में उपस्थित है आपके सवालों का जवाब देने के लिए। अब कृपया करके चैट बॉक्स में दिए गए ऑन्कोबडी लिंक को देखें। आप इसे सीधे अपने फोन पर गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं। कृपया ध्यान दें कि इसे समय समय पर अपडेट करते रहें। अब कृपया करके फेसबुक पेज ऑन्कोबडी कैंसर कम्युनिटी को देखें। फेसबुक पेज का लिंक चैट बॉक्स में दिया गया है। आप वहां से ऑन्कोबडी कैंसर कम्युनिटी फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं और आप अपने मोबाइल के गूगल स्कैनर का इस्तेमाल करके स्क्रीन से क्यूआर कोड स्कैन भी कर सकते हैं। और कृपया करके आप इस वेबिनार पर अपना ओपिनियन हमारे साथ शेयर करें ताकि हम इसमें और सुधार कर सकें। लिंक चैट में दिया गया है। आप सभी के साथ इंटरेक्ट करके बहुत अच्छा लगा। किसी भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए, काउंसलिंग सेशन बुक करने के लिए कृपया करके कॉल करें सेंट्रल नंबर +91 6366 843415 या हमें मेल कर सकते हैं info@4basecare.com। चलिए अब स्वागत करते हैं मिस्टर योगेश कर्मचारिया का। वो नेपाल में 4 बेस केयर के एरिया सेल्स मैनेजर हैं। Over to you, Yogesh. Thank you, Aditi. Thank you so much for this wonderful session. नमस्कार सबैजनालाई। मेरो नाम योगेश कर्माचार्य अहिले म फोर्बेस केयरमा एज एन एरिया म्यानेजर को रूपमा आबद्ध छु। यस्तो प्रभावकारी कार्यक्रम आयोजना गर्नुभएकोमा म फोर्बेस केयरलाई धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। यस कार्यक्रमले क्यान्सरको समयमा जीवनको बारे अमूल्य जानकारी प्रदान गरेको छ। आजको कार्यक्रममा उपस्थित हुनुहुने नेपालका सबै बिरामीहरूलाई र फोर्बेस केयर टिमलाई म हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। आजको यो कार्यक्रमले क्यान्सर रोगीहरू र उनीहरूको हेरचाह गर्नेहरूका लागि राम्रो डायट र मानसिक स्वास्थ्यको महत्त्वबारे चेतना जगाउन मद्दत गरेको छ। पुनः यस कार्यक्रमलाई सफल बनाउनु हुने सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई म हृदयदेखि नै हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। Over to you, Aditi. Thank you so much. Thank you to all my speaker and participants जिन्होंने आज की इस वेबिनार को अटेंड किया है। Thank you. Thank you, everyone. Thank you all. Thank you, everyone. Thank you.